हे गाइस, चल के टावर गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो हेल ट्रेन भी अब बिल्कुल लैंड होने वाला है, जहाँ पे काफी बड़ा बैटल स्टार्ट हो चुका है। जहाँ सबसे पहला मूव रियोन ने चला, जहाँ वाइट का यूज करके वो वियोल को यानी बैम और उसके साथियों को यहाँ से बच के निकलवाना चाहती है किसी भी तरीके से। वहीं पे यूरी जहाज भी रेडी हो चुके इस बैटल के लिए। हमने देखा कि एक स्लेयर आखिर कितना पावरफुल होता है जो अपने पीक पे होता है। वहीं कालावान के फोर्थ कमांडर के अंदर काफी सारे पावरफुल रैंकर्स हैं, जिनमें से हमने काफी सारे लोगों को देखा भी था, लेकिन एक्शन में अभी तक सिर्फ डोरियन फ्रॉग को हमने देखा, जिसकी फाइट शायद वाइट से होने वाली सबसे पहले। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में आगे बने रहें। जहाँ एक तरफ वाइट ने अपना पहला मूव चलने के बाद अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे फक का 10th स्लेयर है, और उसकी वजह से हेल ट्रेन वापस से चल पड़ी थी स्टेशन में जाने के लिए। वहीं भी हम देखते हैं दूसरी तरफ ड्रैग को, जिसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे बैटल ऑलरेडी चालू हो चुका है और उसे जल्दी से वहाँ जाना होगा। ड्रैग को इन्फॉर्मेशन उतनी पसंद नहीं आती। उसका कहना था कि मुझे लगा था कि फ्रॉग ने ट्रेन को रोक दिया, वैसे भी मुझे रश करना पसंद नहीं है किसी भी चीज में। जहाँ पे उसे आगे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कैसे कोई आदमी जो अपने आप को वाइट के नाम से बता रहा है, जो कि फक का स्लेयर है, सडनली अपेयर हो गया है और उसी ने ट्रेन को वापस से स्टार्ट कर दिया। जब इस बात को सुनते के साथ ही ड्रैग कहता है क्या? ड्रैग को सारी बातें सुन के अब बहुत ही ज्यादा हैसल जैसा फील हो रहा था, जहाँ उसके सर में दर्द होने लग गया था और उसका कहना था कि उसे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। वही भी सामने से उसे कहा जाता है कि अगर तुम इसे हैसल कहोगे तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। वही स्टेशन के बाहर फ्रॉग अब नोटिस करते हैं कैसे हेल ट्रेन वापस जा रही है और उसके लिए अब उसे रोकने के लिए उसे बाकी टीम्स की जरूरत पड़ेगी। जहाँ उसका दूसरा आदमी उसे चीज इन्फॉर्म करता है कि कैसे जो बाकी लोग हैं वो भी पोजीशन में आ चुके हैं और चाहे कुछ हो जाए ये लोग ट्रेन को बहुत ही आराम से रोक देंगे स्टेशन में घुसने से पहले। और इस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसे सिर्फ उस एनिमी से डील करना चाहिए जो उसके सामने है। हम एक दूसरे रैंकर को अपनी एबिलिटीज का यूज करते देखते हैं, जिसका नाम था वाटर जेली, शिनशु कंट्रोल स्किल, मैसिव ग्रो। वही एक दूसरे एडवांस गार्ड को भी उसकी टेक्निक का यूज करते देखते हैं, जो काफी सारे ऑब्जर्वर को क्रिएट कर लेती है और इसी साथ एक स्पीड कंट्रोल नाम से अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करती है ट्रेन को एकदम से रोकने के लिए। वो इनकी टीम अभी खत्म नहीं हुई थी। हम एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी दूसरी बॉस का यूज कर रहा था और अपोजिट डायरेक्शन में हेल ट्रेन को खींचने की कोशिश करता है ताकि उसे एकदम से रोका जा सके। और इन सभी कोऑर्डिनेशन से हम देखते हैं हेल ट्रेन को रुकते हुए। ये एडवांस गार्ड अब काफी क्लोज था, जिसको कि ट्रेन असिस्टेंट ट्रेन के अंदर से देख रहा था। इस बंदे कहना था तुम लोग एमेचर हो और तुम लोग कभी भी स्टेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। वाइट ऐसा होते हुए देखकर सोचता है कि ट्रेन वापस से क्यों रुक गई, ये लोग सही मेरा काम बढ़ा रहे हैं। हम देखते वाइट के दिमाग में ये थॉट भी चल रहे थे कि कैसे उसके एक अटैक से उसने अपनी काफी सारी पावर को खो दिया है और शायद उसकी पूरी पीक पावर को रिटर्न करने में काफी टाइम लगने वाला है। वही जैसे सब बातों में वाइट खोया हुआ था। हम देखते उसकी तरफ से इनकमिंग अटैक को आते हुए, जिसे आराम से डॉज कर लेता है, लेकिन अभी बंदा से पूछता है क्या तुम सही में स्लेयर वाइट हो? और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि डोरियन फ्रॉग था, जो उसको कहना था कि ये बंदा झूठ कह रहा है, यानी कि वाइट अपने बारे में इन्हें झूठ बातें बता रहा है, क्योंकि जो एंशिएंट स्लेयर था उसे तो सील कर दिया गया था एक जहाज प्रिंसेस के थ्रू, तो आखिर यहाँ पे उसका होना पॉसिबल ही नहीं है। वही वाइट इसकी अटैक को देख समझ जाता है कि बंदा हो ना हो एक हाई रैंकर है, और क्योंकि अभी भी वाइट की पावर पूरी तरह से रिटर्न नहीं की है तो ये सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। वही भी हम देखते पोलैक को, यानी इस वेपन को जिसके अंदर से काफी मिस्टीरियस बड़ी सी आंखें निकल आई थी, जो कि एनिमी को एनालाइज कर रही थी, और वो बताती है कि काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जहाँ पे है तो ये बंदा एक रेगुलर, लेकिन उसकी जो पावर है वो किसी रैंकर से भी ज्यादा है। लेकिन इस मोमेंट पे वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि उसे एक एंशिएंट स्लेयर कहा जा सके। इस बात को सुन के डोरियन का मानना था कि अगर ऐसा है तो चिलिंग वाइब क्या थी जो कि इसने पहले दी थी जब इसने अटैक किया था। लेकिन चाहे जो हो उसे ट्रेन से इस बंदे को दूर रखना होगा। जहाँ हम देखते हैं उसको पोलैक का वापस यूज करते हुए, यहाँ पे उसके कहने पर से हम एक मैसिव से फ्रॉग को वहाँ पे समन होते देखते हैं उस वेपन के अंदर से। जब वाइट भी नोटिस कर लेता है कि आखिर ये मेढक इधर क्या कर रहा है, जहाँ हमें बताया जाता है कि एक डिवाइन सी क्रिएचर है जो कि एक प्राचीन फ्रॉग है जिसका नाम पोलैक है। जहाँ पे ये फ्रॉग एक काफी अजीब सा अटैक कर देता है, जहाँ पे चिल्ला रहा था, लेकिन इससे जो वेव्स क्रिएट हो रही थी वो काफी पावरफुल थी, जो कि वाइट को भी पीछे हटने के लिए थोड़ी सी समय के लिए मजबूर कर देती है। वहीं पे ये फ्रॉग वापस ऑफेंसिव पे आ जाता है। वहीं पे ऐसा होते देखकर डोरियन का मानना था कि वो सही था, यानी कि जो वाइट है वो झूठ बोल रहा था अपने बारे में। वही दूसरी तो जो असिस्टेंट इंजीनियर था, यानी कि जो ट्रेन को चला रहा था, उसका कहना था कि वियोडो ने हमें इस तरह से स्टक कर दिया है कि हम ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमें अगला क्या काम करना चाहिए गाइड।
पे र्यून कहती है मुझे लगा ही था कि स्टेशन पे जाना इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन चिंता है कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी भी काफी सारी ट्रिक्स हैं यूज करने के लिए। जहाँ पे र्यून का कहना था कि अब समय आ गया है कि वो क्या चूज करेगी, यानी कि यूरी ज़ात के बारे में कह रही थी। वही हम देखते इवान को, जो कि यूरी से पूछा था कि प्रिंसेस आप सही में करने वाले हो। जहाँ इवान वार्न भी करता है कि वो जो गाइड गर्ल है यानी कि र्यून, वो फक के साथ काम करती आई है, हो सकता है वो हमें धोखे में रख रही हो। लेकिन यूरी का कहना था व्हाटएवर, अगर मेरे फादर को इसके बारे में पता भी लग गया तो छुपाने से कोई भी चीज सॉल्व नहीं होने वाली वैसे भी। और जैसा मैंने कहा था, र्यून की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम सभी लोग मारे जा सकते हैं अगर हमने चीजों को हल्के में लिया, तो क्यों ना एक बार ये चीज करके देख ही ली जाए। और वैसे ही मैं थक चुकी हूँ एक अच्छी गुड लिटिल प्रिंसेस का रोल निभाते निभाते। वही हम देखते डिवीजन कमांडर तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी थी दूसरी तरफ कि कैसे जो रेगुलर अपने आप को वाइट करा था वो कहीं दूर जाके उड़ के गिर गया है। जहाँ पे डिवीजन कमांडर कहना था कि एक पल के लिए मुझे लगा था कि वही है, लेकिन लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद हम देखते इसके अंदर के थॉट्स में ये बातें चल रही थी कि यहाँ पे ट्रेन में सही में कुछ अलग चल रहा है, क्योंकि पहले ट्रेन इंजीनियर ने हमारी बात नहीं मानी, उसके बाद ये सेल्फ प्रोक्लेम जो अपने आप को खुद ही बता रहा था एक ऐसा स्लेयर आ गया, और उसके बाद भी स्ट्रेन चीजें होती जा रही इस ट्रेन पर। हमें सीरियस होके यहाँ पे चीजों को करना होगा। जहाँ पे वो ऑर्डर करती है कि अपने और भी ज्यादा सेना की टुकड़ी को ट्रेन के ऊपर भेजा जाए। जहाँ हम देखते काफी सारे ट्रूप्स को हेल ट्रेन के ऊपर जंप करते हुए फ्लाइंग शिप से, जो अपने ऑब्जर्वर को लगा के पूरी ट्रेन को स्कैन कर रहे थे। जब उनको कहना था कि बाहर से देखने में तो ट्रेन के अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। और इतने नहीं, वो लोग ये भी एनालाइज कर लेते हैं कि जो टिकट के थ्रू जो लॉग लगाए हैं उसके अलावा ऐसा कोई भी चीज या कोई रूल यहाँ पे नहीं दिख रहा, और वो लोग इस केस में आउटसाइड से भी अंदर एंटर कर सकते हैं। तो इस बात को सुन के उनका जो लीडर होता है कहता है कि अगर ऐसा है तो एक टिकटर को यहाँ पे लेकर आओ जो कि डोर को खुलवाएगा। वही हम कुछ दूसरे रेगुलर्स के ग्रुप को भी देखते हैं, जिनमें से एक बंदे का कहना था कि मुझे पता था कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्रूज सबसे बेस्ट है सारे रेगुलर्स में ही, मुझे विश्वास नहीं होता कि उसने हमें चुना है सबसे पहले अटैक करने के लिए। जहाँ हम देखते हैं पर्सन एक सी रैंक रेगुलर है जिसका नाम है पिनाकाले, जो कि अपने एक आदमी यानी कॉन्ग से कह रहा था कि हमारे क्रू में तुम एक अकेले टिकटर हो, तो मुझे तुम्हारी जरूरत है इस गेट को खोलने के लिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक मिलियन साराडाइन्स दूंगा, जो कि एक तरह की करेंसी होगी और काफी सारा पैसा भी। चाहे जो कॉन्ग बंदा था ये दिखने में तो काफी चिल गाय जैसा था, लेकिन इतने पैसे को वाला कौन मना कर सकता है, जिसके लिए वो राजी हो जाता है इस चीज के लिए। वही र्यून को भी इन चीजों का अंदाजा लग गया था कि अब क्या होने वाला है, यानी कि अब आउटसाइड से ये लोग ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो ट्रेन मास्टर को कहती है कि तुम्हें अब डोर्स को ओपन करना है, जो कि पर्टिकुलर सेक्शन में है, यानी कि T23 और D35। जहाँ पे ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो कर लेता है क्योंकि र्यून ने ऐसा करने के लिए कहा था। जहाँ देखते अगले पल इन दरवाजा खुलते हुए, जहाँ इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि भला ये लोग खुद से डोर को क्यों खोल रहे हैं। यहाँ पे इन लोग को अब चेक करने तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कॉन्ग का कहना था कि ऐसा सडनली डोर को ओपन होना इनके सही में एक बैड फीलिंग आ रही है। जहाँ पे इनका लीडर कहता है कि जो भी ये काम करेगा और किसी को पकड़ के लाएगा उसे मिलेगा मोटा पैसा। जहाँ पे अपना कॉन्ग जो कि ऐसे तो चिल गया है, लेकिन क्या करे, आखिर है तो वो भी किसी का चिला ही, और जब पैसे मिलने की बात होती है तो इस तरह काम करने ही होते हैं। लेकिन उसकी किस्मत सही में खराब थी, क्योंकि उसके सामने जो पर्सन आया था वो कोई और नहीं बल्कि क्राका था। जहाँ पे इसको देखकर इसके पसीने छूट जाते हैं और काफी मुश्किल से पूछ पाता है कि तुम कौन हो। एक क्राका इसको नोटिस करके पूछता है क्या तुमने दरवाजे को खोला है, क्या तुम ट्रेन में आने की कोशिश कर रहे थे। वही पिनेकल ऐसे इस बंदे को यहाँ पे आते हुए देखकर सोचता है क्या कोई रैंकर है। जब हम देखते हैं वैंग नान भी इसके साथ ही था। वहीं पे पिनेकल और कॉन्ग इन दोनों बंदों को पता था कि देखने से पता लग रहा है कि बंदा डैम स्ट्रांग है। क्राका जिसको क्या चल रहा है सबकी कुछ भी खबर नहीं थी, वो इस सारी वॉरशिप्स को देखकर आसपास समझ जाता है कि इसके अंदर पक्का हाई रैंकर्स हैं। लेकिन आगे स्टेशन पे हो क्या रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पता है कि वो यहाँ पर था, यानी कि हेल ट्रेन में। हम देखते दूर से अटैक्स को आते हुए इन लोगों की तरफ। क्राक ऐसा होते देखकर पूछता है इस पर्सन से भला तुम कौन हो अब मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। जहाँ पे काउंटर अटैक तो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कुछ और हाई रैंकर्स को यहाँ पर आते हुए। जहाँ दोनों बंदे कोई छोटे मोटे बंदे नहीं थे, बल्कि आर्मी काफी टॉप कमांडर थे, जिनमें से एक बंदा रैंकर था जिसका नाम था माइस बिची, और जो दूसरी पर्सन थी उसका नाम था योरू। वही क्राका भी वाला कहाँ रुकने वाला था। हम देखते हैं उसको वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस को यूज करते हुए इन लोगों के अगेंस्ट में, ताकि उनके अटैक्स को काउंटर कर सके। लेकिन अभी चीजें हो ही पाती, हम पीछे सुनते एक आवाज को जो कि कह रहा था कि तुम लोग रुक जाओ और यहाँ से निकल लो, इसको मैं ही हैंडल कर लूंगी। जहाँ पे हम देखते हैं दोनों जब नोटिस करते हैं तो कहने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद योरी ज़ात थी।
जब प्रिंसेस कहना था कि ये मेरा शिकार है और सिर्फ मैं ही हूँ जो इसको खत्म करने वाली हूँ। वही ये न्यूज़ भी अब पहुंच चुकी थी जो सीनियर कमांडर थी यानी सेकंड इन कमांड, और उसे बता दिया जाता है कि एक और रैंकर ट्रेन से बाहर आ गया है। उसने भी इस चीज़ को सेंस तो कर लिया था, जब सोच रही थी क्या सही में हो सकता है, लेकिन जो वेपन उसके पास था वो एक 13 मंथ था। जब चिहोइन हाँ सोच रही थी कि बोला तुम यहाँ पे क्या कर रही हो यूरी, वही हम देखते हैं जो अटैक उस टाइम आया था वो और किसी ने नहीं बल्कि यूरी जाती ग्रीन एप्पल की तरफ से आया था, जो कि लोगों को धमका दे कहती तुमने सुनो मैंने क्या कहा, यहाँ से निकल जाओ और मेरे को इससे डील करने दो, यानी कि स्लेयर क्राका से। वहीं दूसरी तरफ सेकंड कमांड अपनी सारी चीजें यहाँ से देख रही थी, जहाँ पे वो यूरी को भी नोटिस करती कैसे उसके एक हाथ में ग्रीन एप्पल है और दूसरी ब्लैक मार्च, जहाँ पे वो ये तो समझ गई थी कि यूरी वो प्रिंसेस होगी जिसने उस सिग्नल भेजा था ट्रेन से इन लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जय उस सिग्नल की बात चल रही है जहाँ पे पेड्रो ने जब डॉलर शो कराया था तो उस टाइम पे यूरी जहाज ने इवान की यूज करके एक सिग्नल भेजा था किंग जहाज को, जिसका उन्हें ऑर्डर मिल गया था ट्रेन के अंदर एक्शन लेने का। लेकिन वो अभी तक ट्रेन पर क्या कर रही है ये चीज अभी भी सेकंड कमांड को नहीं समझ में आई थी। वही जो ऑफिसर फील्ड पे थे उनका पूछना था कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रिंसेस जहाज के ऑर्डर को भी ना मानना काफी डेंजरस हो सकता है। जहाँ पे चिहोन को लग रहा था कि उसे सिचुएशन के बारे में और पता लगाना पड़ेगा पहले, जिसके से अपनी ट्रूप्स को कहती है कि अभी के लिए उसे सारा रिस्पेक्ट दिखाओ और जो भी कहती है प्रिंसेस उसे मान लो। जहाँ उसका सबसे पहला ऑर्डर ये था कि केव ने जहाज की आर्मी के जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं उन सभी को बाव करना होगा ग्रेट मास्टर के सामने, जो कि 13 मंथ को कैरी करती है। जहाँ देखते सभी को झुकते हुए यूरी जहाज के सामने। वही सारी फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, जहाँ पे सभी को कहा जाता है ऑल राइज। वहीं पे यूरी का कहना था कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है ये क्राका है जो कि एक स्लेयर है पक्का। वहीं पे यूरी कहती है कि इसने एक हाई ट्रीजन कमिट किया है, यानी कि बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस इस टावर के किंग के खिलाफ इस ट्रेन में आकर और रेगुलर्स के साथ इस जगह को टेक ओवर करने में, और कैसे यूरी जात पूरे टाइम इस ट्रेन पर थी ताकि वो इससे डील कर सके इस हीनियस क्रिमिनल से। और क्योंकि अब वो इसे पनिश करने वाली है तो इसीलिए वो ऑर्डर करे सभी को कि यहाँ से निकल जाए टाइम रहते, ताकि वो लोग बीच में ना फंस जाए इनके आने वाले युद्ध के अंदर। वही ड्रैग जो काफी लेजी बंदा है वो अभी भी देख रहा था लाइव फीड से कि कैसे यूरी जात भी यहाँ पे आ गई है। उसे तो समझ में नहीं आता कि व्हाट द हेल यहाँ पे चल क्या रहा है, एक के बाद एक अजीब से लोग आते जा रहे हैं। ऑफिसर्स का अपने सेकंड कमांडर से पूछना था कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि डिवीजन कमांडर की जो सिचुएशन थी ये काफी क्रिटिकल हो चुकी थी। वहीं पे चियोन सोच रही थी काफी स्ट्रेंज है फिर रेगुलर के साथ टीम अप करके फक क्यों दोषी ठहरा रही है, जबकि जो इन्फॉर्मेशन इन्हें मिली थी थोड़ी सी अलग थी। लेकिन वो डिसाइड करते कि अभी के लोग सारी बातें सुनेंगे जो यूरी का कहना है, जहाँ पे वो वही ऑर्डर को वापस से दोहराती है कि जो भी बातें प्रिंसेस कह रही हैं उन्हें फॉलो करो और अभी के लिए पीछे हट जाओ। वहीं पे हेल ट्रेन में हम देखते 3 लोग के ग्रुप को जो कोई की रीच है उसके साथ ही थी, जहाँ पे वो लोग डिस्कस करते कैसे बाहर बहुत शोर शराबा है और वाइट भी जा चुका है। रीचल को कंफर्म पता था कि बाहर सही में कुछ बड़ा ही चीज होने वाला है। वही हेल ट्रेन के बाहर क्राका भी अब सिचुएशन को थोड़ा समझ रहा था कि कैसे जो लोग उसके आसपास थे वो मोस्ट प्रोबेबली जहाज की आर्मी को बिलोंग करते हैं। जब अब वो यूरी जहाज से बात करता है और कहता है क्या तुम्हारा यही प्लान था शुरू से कि तुम पूरी आर्मी को यहाँ बुला लो स्टेशन पे और मेरे से छुटकारा पालो। चाहे यूरी एडमिट करती है कि वो ऐसा तो नहीं चाहती थी, लेकिन चाहे जो भी हो वो एक ऐसी गर्ल है जिसे उस फाइट को फिनिश करना ही पड़ता है जिसे उसने एक बार स्टार्ट कर दिया। तो इस बात को सुनते हम देखते हैं कि क्राका वैगनान को दूर भेज देता है। वहीं पे यूरी को जवाब देता है कि सुनने में तो काफी टायरिंग लग रहा है, यानी कि मुझे काफी थकाने वाली चीज होने वाली है। अब चाहे कि इंटेंस बैटल की शुरुआत तो होती है, हम देखते हैं क्राका को सबसे पहले एक ऑफेंसिव मेजर को लेते हुए, यानी कि अटैक करते हुए कहते हुए कि कैसे तुम फिनिशिंग द फाइट से मतलब ये कहना चाहती हो कि तुम अपनी मौत को स्वीकार कर चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ यूरी भी ग्रीन एप्पल का यूज करी थी और कह रही थी तुम इडियट हो और काफी ज्यादा एमेजर स्लेयर भी। तुम्हें समझना चाहिए कि जब हॉस्टेज इन्वॉल्व होते फाइट के अंदर तो चीजें बदल जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जहाँ देखते ग्रीन एप्पल को उसे इग्नाइट करते हुए। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि दूर जाता हुआ वाइट भी चीज को नोटिस कर लेता है। जहाँ मैं सोच रहा था कि डैम फ्रॉग उसने मुझे इतने दूर उड़ते हुए भेज दिया। फ्लैशबैक आते कैसे वो एक हाई रैंकर हुआ करता था जो कि डोमिनेट करता था पूरे के पूरे एक फ्लोर को टावर पे, लेकिन अब देखो उसका क्या हाल है, वो ऐसे स्काई के अंदर उड़ा जा रहा है। आखिर कितना शेमफुल है या ऐसा कहें
ये सिचुएशन हिज मैजेस्टी को सूट नहीं करती। वहीं उसे अपने चाइल्डहुड का एक इंसिडेंस भी याद आता है कि कैसे एक टाइम पे वो फादर चिल्लाते हुए एरिहोन को ढूंढ रहा था, यानी कि इनकी फैमिली के लीडर को। जहाँ पे जब वो अपने फादर को देखता है तो काफी हैप्पी होता है। जब उनको देखने के साथ उसका कहना था कि कितना लंबे समय बीत गया था उनसे मिले हुए। जब अपने आप को ये कह के इंट्रोड्यूस कराता है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मैं आपको याद हूँ, लेकिन मेरा नाम हाकिन है और आपने पहले मुझे एक बार आउटसाइड वर्ल्ड को दिखाया था और मैंने काफी समय तक उस बात को सोचा जो चीज आपने मुझसे उस दिन कही थी। जब हाकिन को ये बोलते हुए देखते हैं, जब काफी हैप्पी लग रहा था इस बात को कहते हुए कि कैसे जब उसके फादर ने उसे इस जगह को छोड़ के जाने के लिए और एक डीमन बनने के लिए कहा था, तो हो सकता है उनका मतलब था कि अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा ट्रेन करे एज अ रूलर और वो सभी लोगों का ध्यान रखे और उन सभी के लिए तब तक वेट करे जब तक उसके फादर वापस लौट के नहीं आते। जब एरियोन सीधे मना कर देते हैं, नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, जहाँ पे हाकिन के लिए काफी शॉकिंग था। वहीं पे एरियोन क्लियर कर देते हैं, मेरा जो मतलब था कि मैं तुम्हारे अंदर एक डीमन के सीड्स को देखता हूँ। जहाँ वो काफी सिंपल और प्लेन तरीके से कह देते हैं कि तुम इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए किसी ऐसी डीप डैम्प और डार्क जगह पे जहाँ पे सिर्फ इविल लोग ही रह सकते हैं, और वही जगह सबसे सूटेबल और अच्छी होगी हाकिन को अपनी पावर को डेवलप करने के लिए। जाते हुए उसके फाइनल शब्द कुछ इस तरह थे, यानी एरोन कहते हैं कि उस समय पे जब तुम अपने आप को पावरफुल बना रहे होगे तो गुस्से का यूज करना जो कि तुम्हें मेरे ऊपर आ रहा है, और समय के साथ तुम अपने आप को बहुत ताकतवर बना सकते हो अगर तुम पावर यूज करोगे उन लोगों की सोल को डिवाउर करके जो कि कमजोर है तुमसे। और ऐसे तो ज्यादातर कोशिश यही रहेगी, मतलब कि तुम्हारी डेस्टिनी वही होने वाली कि तुम फेल हो जाओगे अल्टीमेटली और खत्म हो जाओगे, क्योंकि इसी के लिए तो तुम्हारा जन्म हुआ है और इसलिए तुम्हें खुद को धोखे में नहीं रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप को सारी तरह की जॉयज और प्लेजर्स देने चाहिए मर्डर के। एक तो इस तरह के हार्श वर्ड जो कि एरियोन ने कहे थे हाकिन को लेके, उसका एक काफी डीप और डार्क इम्पैक्ट पड़ता है उसके बचपन में, जहाँ उसकी शैडो में एक डीमन को भी क्रिएट होते हुए देखते हैं, जो चीज शायद एरियोन ने पहले देख ली थी हाकिन के अंदर, जो कि अभी तक हाकिन ने भी नहीं मानी थी। वही उसके फादर का कहना था कि किसी का मर्डर करना या किसी वीक की पावर को डिवावर करके और पावरफुल बनना, ये सारी चीजें वो तब तक कर सकता है जब तक कि एक दिन उसे सब चीजें पॉइंटलेस ना लगने लगे। वहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ कुछ हाकिन करके बुला रहा था, जैसे कह रहा था कि आगे तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम उनकी हेल्प नहीं करने वाले, जो चीज कोई और नहीं बल्कि र्यून कह रही थी। जहाँ पे व्हाइट कहता है कि डोंट वरी, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा। जब हम देखते हैं उसके शाइनी शॉट को जो कि रेडी होती एक दूसरे अटैक के लिए, जो पावर थी वापस से बिल्डअप होती थी उसके अंदर, क्योंकि उसने अपनी सबसे खराब मेमोरी को यूज किया था वापस से उस रेज को क्रिएट करने के लिए, उस गुस्से को जो कि फ्यूल करेगा उसकी पावर को। एक तरह सारी चीज चल रही थी। हम देखते हैं कि जो हेल्टीन के सामने एक और गेट खुलता है, जहाँ पे अभी तक जो रेगुलर सबसे पहले यहाँ पर आए थे यानी कि क्रोग और पिनाकाले, उनका सोचना था कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, चीजें डेंजरस हो रही है। जहाँ पे इस लीडर का मानना था कि यही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ पॉइंट्स कमाने का कमांडर के लिए, लेकिन इस इवेंट पे हम देखते हैं र्यून को अपनी दूसरी चाल चलते हुए, जो कि गॉड डोर को ओपन करवाती है यानी कि D12 को, जिसके अंदर से हम निकलते थ्रोन वाइन को निकलते हुए, जो कि इनकी शिप को कैप्चर कर लेता है और ये दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। उस गेट से बाहर निकलते साची की टीम, जो कि इस शिप को अब पूरी तरह से टेक ओवर कर चुकी थी और वहां से निकलने के लिए रेडी थी, लेकिन इन लोगों को ऐसा करते देखकर कोई पावर नोटिस कर लेती है, यानी कि एक गार्ड, जिसका कहना था कि आगे इतने सारे लोग स्पेसशिप के ऊपर क्या कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कोई एक्शन ले पाती। हम देखते हैं यहाँ पे वाइट का एक और अटैक यानी डांस ऑफ द डेड, जहाँ पे काफी सारे अटैक्स बहुत सारे डायरेक्शन से आ रहे थे, जहाँ पे लोग चाह के अब कुछ नहीं कर पाते। इस रैंकर का मानना था कि अटैक नीचे से आ रहे थे, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती है उसे समझ में नहीं आता कि अटैक एकदम से आई की तरफ से कैसे आ गए, जहाँ ये अटैक से बचने का कोई तरीका नहीं था और H14 यानी कि रैंकर मारी जाती है, जिस चीज के बारे में बाकी लोगों को भी बता दिया जाता है। जहाँ फ्रॉग को तो बात सुन के विश्वास नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन इन्हें मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग टू व्हाइट रेगुलर था, उसने ये काम किया था। जहाँ उसके पास भी इस तरह का अटैक आया था जिससे वो ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो समझ जाता है कि जो अटैक इस टाइम उसके पास आया है उसका ऑरा ही डिफरेंट है पहले से ही। जब हम देखते व्हाइट को उसके सामने आते हुए वापस से फाइट करने के लिए, जहाँ उसे थैंक्स था कि कैसे जो फ्रेश एयर उसने फील किए इतने लंबे समय के बाद वो इसी की वजह से हुआ है।
वही वाइट जो काफी क्लोज आ गया था फ्रॉग के, एक स्माइल के साथ कह रहा था कि जब पहले के समय में अपनी प्राइम पे था उस टाइम पे मैं 2 कदम भी नहीं चल पाता था तुम्हारे जैसे लोगों से बिना मिले, यानी कि उनके सामने इस तरह के लोग आते रहते थे अटैक करने के लिए। लेकिन अब चाहे जो भी हो, समय आ गया एक रियल दावत को शुरू करने का, जहाँ हम देखते हैं उसके स्वॉर्ड को एक्टिवेट होते हुए, जहाँ पे व्हाइट का अटैक बहुत ही खतरनाक होता है जिसका नाम था स्प्लैश ऑफ द डेड, जो कि एल्ट्रेन का रास्ता क्लियर कर रही थी। लेकिन फ्रॉग भी इस अटैक को देख कर सोचने पड़ गया था क्या वो टेरिफाइंग पावर जो उसने सबसे पहले फील की थी, कहीं ऐसा सच तो नहीं ये बंदा सही में वही है, यानी कि स्लेयर व्हाइट। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट एक स्माइल के साथ कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ ऊपर पीसीज में काटने के लिए। भाई यूरिका और क्राक का बैटल भी चालू हुआ था। हम देखते हैं कुछ बेवकूफों को जो कि इस बैटल के बीच में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूरी अपनी पावर का यूज करके उन्हें बीच में रोक देती है। ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि स्टे आउट ऑफ दिस। लेकिन इससे पहले कि यूरी उन्हें बचा पाती, क्राका का एक अटैक उनमें से एक को लग जाता है, जिसके समय पता लगता है कि कैसे उन्होंने एक और को खो दिया, यानी कि यूरी नाम से जो रैंक करती है वो मारी गई। वही जो असिस्टेंट डिवीजन कमांडर है वो इस समय बैटल में है व्हाइट रेगुलर के साथ, और इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो इनकी फोर्सेस है उन्हें काफी हैवी डैमेज मिला है। वही भी सेकंड कमांड का पूछना था कि उन बंदों का क्या हुआ, यानी वो लोग जिन्होंने ट्रेन को छोड़ा था। जहाँ इनका ऑफिसर इन्हें इन्फॉर्म करता है कि जो बाकी के बचे ट्रूप्स है उनके पीछे ही भेजे जा रहे हैं, और साथ ही में ये भी रिसीव होते एक न्यूज कि जो कंपनी कमांडर यानी कि ड्रैक वो भी स्टैंड बाय पे है, यानी कि अगर कुछ होगा तो बंदा तुरंत आ जाएगा बैटल फील्ड के अंदर। वहीं पे चाइन हा का कहना था अभी के लिए कि इन सब से दूर रहो और खासकर प्रिंसेस के बीच में तो बिल्कुल मत पड़ो, और जो लोग ट्रेन से निकल भागने की कोशिश कर रहे हैं बस उनको पकड़ के मेरे पास ले आओ। वही इस मोमेंट पे चाइन हा अपने मन में सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमारे बीच में आ रही हो, यानी कि हमारे रास्ते में टांग अड़ा रही हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या अचीव करना चाहती हो यूरी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हेल्ट्रेन के ड्राइवर को भी, जो काफी शौक थे बात को सुन के कि कैसे यून उसको कनेक्शन तोड़ने के लिए कह रही है, जब वो कहना था कि इंसेन चीज है, लेकिन र्यून का मानना था कि नहीं ये परफेक्टली ठीक चीज होगी। र्यून के दबाव देने पर ये बंदा भी करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि डेस्परेट टाइम डिमांड डेस्परेट डिसीजंस। वही हम देखते हैं कि कैसे गिव अप करके फाइनल डिसीजन कर देता है, जिसकी वजह से जो हेल्ट्रेन के अलग अलग बॉक्सेस है वो सारे गिरने लग जाते हैं। जहाँ चीज को सबसे पहले फ्रॉग नोटिस करता है, जो कहता है व्हाट द हेल, आखिर ये क्या हो रहा है। सेकंड इन कमांड को भी समझ में नहीं आता कि भला ही ट्रेन को क्या हो गया। वही जो ट्रेन की बॉय गिर रही थी, इन्हीं में से एक में से एंडोर सी रैक और रॉकने को भी हम देखते हैं। वहीं पे उनकी तरफ एक कॉल आता है जो कि कहता प्रिंसेस जो चीजें हो रही है उससे बाहर आओ और ध्यान से सुनो। क्या तुमने वो नोट पढ़ा था जो कि वियोल ने तुम्हें दिया था? हम लोग प्लान बी की तरफ जा रहे हैं। जहाँ पे एंडोर सी टीम को बताया जाता है कि जो सिल्वर ट्रैप है यानी कि जो इवान है उसने उनके लिए एक स्पॉट को बचा के रखा है, और वो उन्हें यहाँ से निकलने में हेल्प करेगा एज क्विकली एज पॉसिबल। और नेक्स्ट वो लोग स्टेशन पे मिलने वाले हैं अब, जहाँ पे एंडोर से गुस्सा तो बहुत आ रहा था उस फ्लिकिंग गाइड पे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जहाँ हम देखते उसको बॉम्ब ऑन टेक्निक को यूज करते हुए, जिसके बाद बैम और बाकी लोग सभी कभी तेजी से नीचे गिरे थे। हम देखते सेकंड इन कमांड को खुद ही बैटल में आते हुए, जो कि अपनी पावर से उस बॉगी को गिरने से रोक लेती है। यहाँ पे इन लोगों का प्लान भी अब बाहर आ जाता है, जहाँ पे इनका मेन प्लान था कि इनको अपने फोर्सेस को स्प्लिट करना होगा, एक सरप्राइज सिचुएशन क्रिएट करके उसका एडवांटेज लेके इस कंफ्यूजन का यहाँ से निकलना होगा। सारा प्लान अब जीवन हा यानी सेकंड इन कमांड इस बटालियन की समझ चुकी थी, जो कह रही थी कि हम इतने भी इजीली फूल तो नहीं बनेंगे यू क्रिमिनल्स। जहाँ पे यूरी भी चीज को देख लेती है और समझ जाती है कि अब तो काम होने वाला है। हम देखते जीवन हा को, जो कि सिंशु मैनिपुलेशन का यूज करके उस ट्रेन की बॉगी को मिड एयर में रोक देती है, जहाँ पे अब इसका गेट खोलने के लिए उसको एक टिकटर की नीड थी। जब वो यही चीज अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर दे कहती है कि किसी को भी यहाँ पर लेकर आओ, मुझे गेट खुला हुआ चाहिए। जहाँ उसके ऑर्डर यहाँ तक भी होते हैं कि अगर कोई टिकटर यहाँ आने से मना करे तो ऐसे तो उन्हें अलाइव कैप्चर करने की कोशिश करो, लेकिन वो ना माने तो उन्हें मार दो और उनको तभी लेकर आओ। वही यूरी जो कि क्राका के साथ बैटल में भी इन्वॉल्व हुई थी, वो भी इसको नोटिस कर लेती है, और उसके फेस एक्सप्रेशंस को उतने अच्छे नहीं थे चियोन यहाँ को देखने के बाद, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यूरी इसको जानती है। लेकिन सडनली सभी यहाँ पे तब सरप्राइज आते हैं जो देखते हैं कि जो ट्रेन का गेट था वो अपने आप ही ओपन हो गया, वो भी अंदर से। जहाँ पे जीवन हा को भी ये चीज काफी अजीब लगी थी, जिसके अंदर से हम येलो कलर के लाइट हाउस को निकलते हुए देखते हैं, जिसमें से आवाज आ रही थी हम सरेंडर करते हैं। और फाइनली रिवील होता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि रेचल की टीम थी, जिन्होंने यहाँ पे सरेंडर कर दिया था खुद को डर के मारे।
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉन्ग बॉन्ग को, यानी कि एंडोर्सी के बॉन्ग बॉन्ग को, जिसने यूज करके बाकी लोगों को एक दूसरी जगह पे पहुंचा दिया था, यानी कि बैम उसकी टीम यहाँ से सेफली निकल चुकी है। इस प्लान की वजह से एंडोर्सी तो काफी हैप्पी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चुइन हा को, जो कि रीचल उसकी टीम को दिखकर कहती है तुम लोगों ने काफी वाइज चॉइस ली है, तो तुम लोग खुद ही यहाँ बाहर आ गए अपने आप से, जहाँ पे ऑर्डर करती है इन्हें जेल में ले जाने के लिए। वही यूराहा का रीचल से क्वेश्चन था कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। इस पर्सन को देखने के और इसके ऑरा के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली एक हाई रैंकर है। या रीचल को भी कोई अंदाजा नहीं था कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अभी के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी जैसी चीज चल रही है उसको वैसे ही चलने दो, अगर जिंदा रहना चाहते हैं हम तो। वही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एंडोर्सी ने एक बॉन्ग बॉन्ग को इनके पास भेजा था, जहाँ पे जब ट्रेन गिरने वाली थी ठीक उससे पहले ही, और जैसे ही जिस पॉइंट पे ट्रेन नीचे गिरना चालू हुई एक एक्सप्लोजन ऑफ लाइट हुआ। यानी कि जो थोड़े मोमेंट पहले हमने देखा था बॉन्ग बॉन्ग की लाइट को एक बॉगी में से आते हुए, वो चीज एक्चुअल में एंडोर्सी ने की थी ताकि वो रेचल और उनकी टीम को फंसा सके। रेचल को भी कुछ कुछ अंदाज तो लग ही गया था कि आखिर इनका इस डेंजर सिचुएशन में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि एंडोर्सी उनकी टीम है। जब हम हॉकनी को भी देखते हैं जो कि सारी चीजों को सही से कोऑर्डिनेट करा था, वहीं पे बैम और एंडोर्सी भी अलग जगह पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे एंडोर्सी तो काफी खुश थी। जब बैम पूछता भी है क्या कि इतना फनी क्या है, जिस पे एंडोर्सी कहती है नथिंग स्पेशल, पर हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम सेफली यहाँ पर आ गए हैं बैम। जब वो लोग देख रहे थे कि कैसे जो लास्ट स्टेशन है इसका कोई इनर एरिया है, वहीं पे एंडोर्सी ने बात तो घुमा दी थी, लेकिन मनी मनो सोची थी कैसे जो नोट उसको र्यून ने दिया था उनके अंदर 2 मेथड लिखे हुए थे एस्केप करने की, जिनमें से पहला था कि जब ट्रेन अराइव करेगी तो वाइट अपनी पावर को रिवाइव करेगा कंप्लीटली, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होगा और एक ऐसा पाथ क्रिएट हो जाएगा जिससे वो लोग स्टेशन तक पहुंच सकेंगे। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा नहीं होता, यानी कि जो ट्रेन है वो स्टेशन तक नहीं पहुंचती या वाइट की पावर रिवाइव नहीं हो पाती कंप्लीटली, तो उस केस में उन्हें दूसरे ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे उनको अपने एनिमीज को कंफ्यूज करना है। यानी कि जो ट्रेन है उनकी बॉगीज को अलग अलग कर दिया जाएगा, और इस केस में जो उनके एनिमीज है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होने वाले हैं। ऐसे तो उनको ये भी नहीं पता था कि इनके एनिमीज कौन है, बट फिर भी। लेकिन रियलिटी में जो बॉगीज नीचे गिरी थी वो एक तरीके का दाना डाला गया था इन लोगों को पागल बनाने के लिए, और यहाँ पे जिन बॉगीज को नीचे गिराना भी शुरू किया गया था वो भी पूरी तरह का एक सेटअप था, जहाँ एंडोर्सी को पता था कि कैसे जो बॉगी सबसे पहले गिरेगी उसके अंदर रेचल होगी, और जो बॉगी सबसे लास्ट में थी उसके अंदर बैम और उनके टीममेट्स छुपे हुए थे। जहाँ इसे दिखाया भी है कि कैसे मिडिल के किसी बॉगीज के अंदर बाद में टेलीपोर्ट कर गए थे। इसके साथ ही जो इवान था उसका एक एड्रोक टेलीपोर्टर भी इंस्टॉल किया गया था अलग से, जहाँ पे गाइड की एबिलिटी, साथ ही में एनाकोर का यूज और हॉकनी की फ्यूचर वाली प्रिडिक्शन, इन सभी को मिला के उन्होंने पूरे कार को ही, यानी कि उस पर्टिकुलर बॉगी को ही टेलीपोर्ट कर दिया सीधे स्टेशन के अंदर। ऐसे तो ये पूरा प्लान एक बहुत ही बड़ा गैम्बल था, जहाँ किसी को नहीं पता था ये चीजें काम करने वाली भी है या नहीं। जब प्लान के एंड में उन्होंने जैसे ही बॉगी को गिराना चालू किया था, उसी सेम मोमेंट पे इवान ने इन लोगों की बॉय को टेलीपोर्ट किया, वहीं पे एंडोर्सी की बॉम्ब ने रेचल की बॉय के अंदर लाइट एक्टिवेट की, यानी कि जो एनिमीज है उनका ध्यान रेचल की बॉय पे पर्टिकुलरली जाए। और क्योंकि ये लोग भी सेफली यहाँ पे बच के आ चुके हैं, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, इनका ये बहुत बड़ा जुए वाला गेम एक तरीके से सक्सीड हो गया। हम इवान को भी देखते हैं जो कि इस समय पे सोच रहा था, एक लंबी गहरी सांस ले रहा था कि कितना रिडिकुलस गैम्बल था ये, लेकिन मैं सोचा नहीं था कि ऐसा हो भी पाएगा। साथ ही वो भी परेशान था क्योंकि उसने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि जो चीहोइन हा है वो खुद यहाँ पर होगी, यानी कि सेकंड इन कमांड। भी प्लान डिवाइस हुआ था उस टाइम, तो इवान रेडी भी नहीं था इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि उसे लगता नहीं था ये काम भी कर पाएगा। वही हम दूसरे हम देखते हैं एंडोर्सी को, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा हंस रही थी क्योंकि रेचल को जो उसने फंसा दिया। वही सारी चीजें जहाँ चल रही थी, हम देखते हैं एंडोर्सी बैम को अब स्टेशन से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारे रेगुलर्स थे जो कि इन लोगों के पीछे पड़ने वाले थे, तो इनका निकलना सेफली काफी जरूरी है। जब हम देखते हैं हॉकनी, मिसैग, इन सभी लोग को, साथ ही में रैक भी कून के साथ था। यहाँ पे रैक को ही जिम्मेदारी दी जाती है कि उसको कून का ध्यान रखना है, क्योंकि बाहर में एनिमीज है, तो यहाँ पे बैम एंडोर्सी को रास्ता क्लियर करना होगा, जिसके लिए रैक काफी हैप्पीली एग्री भी कर जाता है। जब वो लोग फाइनली अपनी टिकट का यूज करके इस बॉय की डोर को खोलते हैं, लेकिन हम देखते दूर से किसी को भागते हुए यहाँ पर आते हुए।
ये लोग कोई और नहीं बल्कि रेगुलर्स थे जिनको बुलाया गया था ज़ात फैमिली के थ्रू। और ट्रेन की बॉय को यहाँ पर देखकर वो समझ गए थे कि यहाँ पर एनिमीज हो सकते हैं और इसलिए वो लोग एक्शन के लिए रेडी हो गए थे। वही दूसरी तरफ रेचल और उसकी टीम ने सरेंडर तो कर दिया था, जिनको अब जाना था जेल। और हम देखते चियोन हा को यानी कि कमांडर को, जो कि जा रही थी वापस अपनी प्लेस पर जहाँ से वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सके और बेटर प्लान को सही से एग्जीक्यूट कर सके। तो जाने से पहले चियोन हा यूरी को कहती है सी यू लेटर। इससे पहले यूरी को जवाब दे पाती हम देखते हैं कि चियोन हा वहाँ से निकल जाती है, लेकिन यूरी भी स्माइल करी थी क्योंकि उसे पता था कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उनका प्लान कामयाब हो गया, यानी कि बैम एंडोर्स की टीम सेफली यहाँ से निकल गई। चाहे यूरी एक तरीके से जोन आउट थी इन सारी थॉट्स के अंदर। हम देखते पीछे से कराका को अटैक करते हुए, जहाँ वो कह रहा था क्या तुम मुझे भूल गई। हम देखते काफी सारे बबल्स को क्रिएट होते हुए वहाँ पर, जो चीज कराका को समझ में नहीं आती कि एक्चुअल में ये क्या है भला। जहाँ जैसे ये बबल टच करते कराका की बॉडी को, कराका नोटिस करता है कि उसकी पूरी बॉडी डिसॉल्व होने लग गई है, या ऐसा कहीं उसकी बॉडी शिंशु के अंदर बदल रही है। जब कराका समझ जाता है कि यूरी का क्या धरा है, जब उसे पूछता है कि इन दोनों खतरनाक वेपन के अलावा और कौन से वेपन तुमने छुपा के रखे हैं। जब कराका को पता था कि वो सीरियस डेंजर में है, क्योंकि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। चाहो यहाँ से निकलने से पहले एटलीस्ट देखना चाहता था कि कौन से टाइप का वेपन है जिसका ये अटैक है। जहाँ उसके पास अभी तो कोई चॉइस नहीं थी, चाहो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे इस बॉडी को छोड़ के यहाँ से भागना होगा, जैसा वो पहले भी कर चुका है इस टेक्निक के थ्रू और 2-3 बच चुका है। हम देखते उसे वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस को वापस यूज करते हुए और वो एबिस की तरफ वापस चला जाता है। लेकिन इससे पहले वहां से निकल पाता हम देखते इवान को, जिसने अपना वेपन सीधे पॉइंट कर दिया कराका की तरफ, जहाँ से धमकार था कि यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। जहाँ कराका का कहना था कि तुम लोग मुझे वैसे भी नहीं पकड़ सकते, लेकिन इवान कहता है कि वो हम देख लेंगे। मेरा जो वेपन है ऐसे तो मैं सिर्फ एक बार फायर कर सकता हूँ, लेकिन जो इसमें से बुलेट निकलेगी वो हर तरह की स्पेल को न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये उसे काफी इंपॉर्टेंट पर्सन से मिला था फ्लोर ऑफ डेथ पे। ऑन द सेकेंड नोट, जो इवान था वो इस वेपन को यूज नहीं करना चाहता था कराका जैसे इंसान पे, क्योंकि एक तरीके का वेस्ट था उसके अकॉर्डिंग इस रेयर आइटम का। जहाँ कराका का भी कॉन्फिडेंस कुछ कम नहीं था, जहाँ उसका कहना था कि एक मेयर आइटम से वो उसके आर्मर के स्पेल को नहीं तोड़ सकता, जिस पे इवान से कहता है कि चलो फाइंड आउट कर ही लेते हैं। और मैं सही में चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहीं पे कैप्चर कर लूँ, क्योंकि अगर कराका यहाँ पे पकड़ा जाता है तो ये फायदेमंद होगा उन रेगुलर्स के लिए भी जो कि अभी निकलने वाले ट्रेन से, और साथ में कराका के लिए भी। वही दूसरी तरफ देखते स्लेयर वाइट को, जो कि दूर से देख के समझ गया था कि लगता है चीजें सॉर्टेड आउट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था, ये ऐसा कहीं इंसल्टिंग लग रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग वुमेन यानी कि चियोना वहाँ पे आई और वहाँ से चली भी गई एक ही पल के अंदर। वही रून जो इस बात को सुन लेती है उसे डांटते हुए कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, अभी भी रेगुलर्स बचे हुए उस ट्रेन के अंदर जिन्हें तुम्हें रेस्क्यू करना पड़ेगा। जो बात वाइट को पसंद नहीं थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। और ऊपर से रियून की आवाज जो कि कान में उसके बार बार बज रही थी, उसका अपोनेंट यानी कि ड्रोगो फ्रॉग सोच रहा था कि भला ये बंदा क्या करने में लगा है, इसने इतने देर से कोई अटैक क्यों नहीं किया। लेकिन उसके लिए तो काफी अच्छा ही था, क्योंकि इस तरह की वॉर के अंदर जो पहला मूव चलता है उसी को बेनिफिट मिलता है। और इसलिए हम देखते हैं उसको एक और अटैक करते हुए अपने पोलेक का यूज करते हुए, जिसके अंदर से वापस से वेव क्रिएट होती थी। और हम देखते हैं एंशिएंट फ्रॉग को वापस से समन होते हुए। जब वाइट उसको देखिए एक स्माइल करता और कहता है तो तुम वापस आ गए, इस बार मैं पक्का अपना बेस्ट शॉट देने वाला हूँ। लेकिन रियोन जो सारी बातें सुन रही थी उसे मना करते ऐसा करने से, क्योंकि उसका कहना था कि अगर अपनी शॉट को वैसे यूज करेगा जैसे प्राइम में किया करता था, तो इस केस में अपनी पावर्स को कुछ टाइम के लिए नहीं यूज कर पाएगा आगे बैटल में, जो कि काफी डिसएडवांटेज हो सकता है इनके लिए। लेकिन वाइट तो अपना ठहरा हिज मैजेस्टी, वो बोला ऐसी बातें कैसे मान सकता है। वो सीधे कहता है इट डजंट मैटर, क्योंकि इस टाइम तो अपनी शॉट को फील करना चाहता था, उसे एक प्रॉपर तरीके से स्विंग करना चाहता था ठीक पहले की तरह। जहाँ हम देखते उसके अंदर की पावर को बिल्डअप होते हुए जैसे काफी ब्राइट लाइट भी निकल रही थी। उसका अपोनेंट यानी कि फ्रॉग भी फील कर पा रहा था कि जो वाइट पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, क्योंकि उसकी पावर जो बिल्डअप हो रही थी उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ते जा रही थी इस पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि शिंशु को काफी ज्यादा चिलिंग वेव की तरफ भेज रहा था इनके लो की तरफ। वही वाइट अपनी पावर को काफी पीक लेवल पे लेके जाता है। जैसा कहना था बिहोल्ड माय स्वॉर्ड, और मेरे सामने आओ में खड़े होके दिखाओ। जहाँ हम देखते व्हाइट स्टाइल स्पिरिट स्वॉर्ड, जहाँ एक स्विंग के साथ ही हमें पता लगता है कि इसकी इस अटैक का नाम है स्पिरिट्स ऑफ द हेवनली डेथ स्वॉर्ड। इस अटैक का पावर लेवल और इसकी प्रेजेंस ऐसी थी जो सभी को नोटिस हो जाती है पूरे बैटलफील्ड के अंदर,
यानी कि जो व्हाइट का अपोनेंट था। इसके साथ ही यूरी जादव काफी दूर थी और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कमांडर थी यानी कि च्यूइन हा, सबको पता लग जाता है कि बिग बॉस आ चुका है। वही पोलैक द फ्रॉग भी इसको काउंटर करने के लिए अटैक करता जरूर है, लेकिन कुछ होता नहीं है क्योंकि जो व्हाइट था वो रियल में अपने प्राइम जैसी अटैक को कर रहा था, जहाँ उसका रूप तो काफी ब्यूटीफुल था लेकिन उतना ही ब्राइट भी। जहाँ हम देखते इस डेडली अटैक को होते हुए, जिसका इम्पैक्ट ही अलग लेवल का था। जहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, इस अटैक के निशाने पे और भी दूसरे हाई रैंकर्स को हम देखते हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों के ऊपर ही अटैक सीधे आता है, जिनको समझ भी नहीं आता कि आखिर ये एकदम से हुआ क्या। वही व्हाइट अपना दूसरा अटैक भी इसी के साथ कर देता है, जिसका नाम था व्हाइट मैगनोला, जो कि डिस्ट्रक्शन को लेकर आएगा अपने साथ। लेकिन इसी पॉइंट पे और बैटल के इंटेंस होने के साथ ही आज की वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं। ऐसे तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आने वाले टाइम में आपको ये बैटल और भी अलग लेवल पे जाते हुए दिखेगा, जहाँ पे एक्शन तो काफी रहेगा, लेकिन शायद हो सकता है हमें किसी का सेक्रीफाइस भी देखने को मिले, क्योंकि कहते हैं ना, युद्ध में किसी की जीत नहीं बल्कि दोनों पक्षों की हार होती है। वहीं दूसरी तरफ चीजें और भी अनप्रिडिक्टेबल तो होने ही वाली हैं। हमें देखने को मिलेगा क्या बैम फाइनली यहाँ से बच के निकल पाएगा भी या नहीं, और साथ ही कौन जो कि अभी एक तरीके के कोमा में है, उसकी जान बच भी पाएगा नहीं। ये सारी चीजें आपको आने वाले वीडियोस में ही पता लग पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ जहाद ने भी बैम के प्रेजेंस को फाइनली नोटिस कर लिया टावर के अंदर, तो क्या जहाद अब रुकने वाला है या वो एक के बाद एक अपने आदमियों को भेजता रहेगा बैम को खत्म करने के लिए, यहाँ तक कि हर एक इंसान को जिससे बैम आज तक मिला है टावर के अंदर। वही इस बैटल के साथ ही टावर के अंदर अब चीजें बैम और उसके दोस्तों की और किसी लोग की उनकी दुश्मनी के साथ नहीं रह गई है, बल्कि यहाँ पे स्टेक्स काफी बढ़ चुके हैं, यानी कि फग, जहाद और फैमिली लीडर्स, यहाँ तक कि पूरी की पूरी फैमिली, सभी लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं फाइनली। और इन सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को जानने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन करना होगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और कौन से एनिमे या मांगा की एक्सप्लेनेशन देखनी है हमारे चैनल पे। तो तब तक के लिए बाय गाइस।